नमस्कार, आप देख रहे हैं बात टके की। मैं हूं सोनिया सिंह। बढ़ते बाजार में और गिरते बाजार में अब तक आप पैसा बनाने में फेल हुए हैं, तो आपके लिए एक नया प्रोडक्ट बाजार में आ चुका है, SIF। डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ हैं सिद्धार्थ शर्मा और प्रकाश चंद्रा, दोनों वेल्थ मैनेजर्स हैं। दोनों का स्वागत है। सिद्धार्थ, इंट्राडे की वॉलेटिलिटी को लॉन्ग टर्म में भी पकड़ा जा सकता है? मतलब सुन के SIF की स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स, क्या ये हकीकत है? वेल सोनिया, दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट। और जिस तरीके से आपने क्वेश्चन पूछा, मैं उतने ही एंथुजियाज्म के साथ इसका आंसर देना चाहूंगा कि हाँ, अगर इंट्राडे की वॉलेटिलिटीज अगर आप लॉन्ग टर्म में पकड़ना चाहते हैं तो हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट अब लॉन्च हो रहा है, और इनफैक्ट कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने तो लॉन्च भी कर लिया है, जिसको हम SIF के नाम से जानते हैं, नोन एज स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स। एग्जैक्टली। तो आज हम ये शो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दो तीन कंपनियां लॉन्च कर चुकी हैं, लेकिन SBI, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फेथ एक कह सकते हैं कि जनता का होता है, तो SBI भी मैग्नम ब्रांड के साथ लाने वाली है। प्रकाश जी, आपकी क्या उम्मीदें हैं इससे, और किस तरह का प्रोडक्ट है? हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि इन्वेस्ट करें तो क्यों करें, क्या एक्सपेक्ट करें, किस तरह के रिटर्न्स हो सकती हैं, क्योंकि अभी नया प्रोडक्ट है तो रिटर्न्स के बारे में पता नहीं है अभी। देखिए सोनिया जी, प्रोडक्ट तो जैसा सिद्धार्थ जी ने बताया बहुत ही वाइब्रेंट है। इसको होना चाहिए मार्केट में। और आई थिंक जो नए इन्वेस्टर्स आजकल जेनजीज हैं, वो थोड़े से रिस्क को ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो रिस्क तो लेना चाह रहे हैं, बट उनकी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी थोड़ी कम है। जैसे कि एक हायर वोलेटिलिटी और हायर रिस्क का कुछ हमारे पास सेबी के पास जो अलाउड एसेट क्लास है, जैसे PMS है, AIF है, लेकिन उनकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो थोड़ी ज़्यादा है। PMS में मिनिमम 50 लैक्स, AIF हम्म। में 1 CR। और SIF एक ऐसा प्रोडक्ट आया है जो बीच का है, जो कि म्यूचुअल फंड से बेटर एसेट क्लास के हिसाब से देखें तो म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। और इससे रिस्क भी थोड़ी लेकिन बढ़ेगी, बट टिकट साइज बढ़ जाएगा। म्यूचुअल फंड में हम 100 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज हमारा 10 लाख रुपीज होगा। और इसमें हम्म। हम म्यूचुअल फंड में सिर्फ लॉन्ग कर सकते हैं, यहाँ शॉर्ट का भी प्रावधान है, जिसमें कि गिरते मार्केट में भी हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं, बट कहीं ना कहीं रिस्क भी थोड़ा बढ़ जाता है। सिद्धार्थ, और थोड़ा समझाओ कि शॉर्ट भी कर सकते हैं। इंट्राडे के जो ट्रेडर्स हैं, जो सेबी का डेटा है कि 10 में से 9 जो है हमेशा नुकसान में रहते हैं, ऐसे में एक ऐसा प्रोडक्ट आता है जो कि सेबी ने जिसको हरी झंडी दी है, उसी ने प्लान किया है। म्यूचुअल फंड में अगर हम पैसा लगाते हैं तो 2 साल में लगता है कि हाँ भाई बढ़िया, 10%, 15%, 30%, 40% भी रिटर्न आ रहा है। अगले साल देखते हैं तो वो गिर के 10% कई बार हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड में भी ऐसा होता है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर आप को पता है कि जो फंड मैनेजर है वो शॉर्ट भी कर देगा। शॉर्ट जो कि एक सपना था इंट्राडे ट्रेडर्स का, क्योंकि बहुत सारा पैसा चाहिए होता है शॉर्ट करने के लिए, वो अब आप एक ऐसा फंड में पैसा डाल रहे हैं जहां पर जो फंड मैनेजर है वो उसको शॉर्ट करेगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन हम चाहते हैं कि आप करें हमारे दर्शकों को। हाँ। वेल सोनिया, मैं बताना चाहूंगा, जो एक SIF प्रोडक्ट है, ये एक बहुत वाइब्रेंट प्रोडक्ट है। ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आ रहा है। सम आर हाइब्रिड SIF, सम आर इक्विटी बेस्ड SIF, सम आर डेट बेस्ड SIF। जैसे आपने अभी SBI मैग्नम के साथ जो आपने SIF की बात करी है, दैट इज अ हाइब्रिड बेस्ड SIF। मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपने बताया म्यूचुअल फंड्स में हम जनरली लॉन्ग करते हैं, एंड वी स्टे पुट इन म्यूचुअल फंड्स, कि हम लंबे ड्यूरेशन के लिए हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, और वहां मार्केट वॉलेटिलिटीज अगर आती है तो आपका पैसा कम भी हो जाता है। बट सेबी ने ये जो एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट जो लॉन्च किया है, इसकी जो मेन खासियत ये है कि अगर मार्केट नीचे भी जा रही है तब भी आप अपना पैसा बना सकते हैं, एंड दैट इज थ्रू शॉर्टिंग। तो बेसिकली शॉर्ट, ये जो पुट कॉल्स जो होते हैं, जो हमारे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जो डेरिवेटिव्स जो हम जिसको बोलते हैं, जो एक एक्सपर्ट के लिए ही बना हुआ है। बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इंडियन इन्वेस्टर्स जो है वो मेजरली अपने पैसे को लिवरेज कर देते हैं और लॉन्ग एंड शॉर्ट खुद ही करते हैं, जिसके कारण देखा गया है कि ऑलमोस्ट 83 to 89% ऑफ द पीपल एंड अप मेकिंग लॉसेस। उन लॉसेस को मिटिगेट करने के लिए
एक सेबी ने एक रेगुलेटर ने एक रेगुलेटेड प्रोडक्ट बनाया है जिसको हम एसआईएफ कहते हैं, जहां एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं और वो प्रोफेशनली लॉन्ग शॉर्ट कर रहे हैं, सो दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक इन्वेस्टर का जो पैसा है, चाहे वो बढ़ते हुए मार्केट की हो या गिरते हुए मार्केट की बात हो, उनका पैसा डूबे ना। एंड इन दैट केस ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत फायदेमंद होगा। इसमें द ओनली प्रॉब्लम वाज कि पीएमएस में, जैसे सर ने भी कहा कि पीएमएस में एक टिकट साइज वाज 50 लाख रुपीस, जो मोस्टली एक कॉमन मैन के लिए नॉन एक्सेसिबल हो रहा था। अब जो एसआईएफ प्रोडक्ट है, जो छोटा पीएमएस के नाम से भी जाना जा रहा है, इन दैट केस सेबी ने अपने डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का भी यूज किया है, सो दैट मार्केट्स अपने बियरिश फेज में हो या बुलिश फेज में हो, मार्केट्स इन्वेस्टर्स को रिटर्न कमा के दे रही है, एंड दैट इज थ्रू एन एसआईएफ। नाउ कमिंग गोइंग अ लिटिल डीप, जैसे मैंने कहा कि SIFs could be a debt based SIFs, SIF could be a hybrid based SIF, SIFs could be an equity based SIFs. So in that case सेबी ने बहुत क्लियर कट बोला है, जब आप इक्विटी पोर्टफोलियो को अगर आप लेवरेज कर रहे हैं और जहां ऑलमोस्ट 65% आपका इक्विटी एक्सपोजर है, अगर आप उस पोर्टफोलियो को लेवरेज कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट आप अपने पुट या कॉल ऑप्शंस को या लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑप्शंस को अगर आप मूव कर रहे हैं, in that case it will be an equity based SIFs. On the contrary, आपके पास debt based SIFs भी हैं and आपके पास hybrid based SIFs भी हैं। तो जिस तरीके से एक इक्विटी, हाइब्रिड और डेट फंड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इन द सिमिलर मैनर एक एसआईएफ का भी वही कैरेक्टरिस्टिक देखा जा सकता है। जैसे इक्विटी विल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विल बी अ वेरी वॉलेटाइल एसआईएफ, जो इक्विटी बेस्ड एसआईएफ है, एंड एट द सेम टाइम जो एक डेट बेस्ड एसआईएफ जो है वो लेस वॉलेटाइल होगा, क्योंकि उसका जो लीवरेज अमाउंट है वो भी कम होगा और उसमें वॉलेटिलिटी भी कम देखी जा सकती है। तो अगर एक इन्वेस्टर को इफेक्टिवली एसआईएफ में पैसा बनाना है, तो डेफिनेटली वो एक एग्रेसिव एसआईएफ में जाएगा, जिसको हम बोलेंगे इक्विटी बेस्ड एसआईएफ। एंड इन दैट मैनर डिफरेंट डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसआईएफ प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। जैसे एसबीआई लॉन्च करने वाली है, क्वांट ने लॉन्च कर दिया है, इन द सिमिलर मैनर कुछ ऐसी आईसीआईसीआई है एंड अदर एएमसीज है जो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ लॉन्चिंग देयर एसआईएफ्स है, वो इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है। इट इज अ कंप्लीट रेगुलेटेड प्रोडक्ट जो सेबी के अंदर है, professionally guided, where volatilities can be captured and where the investor, as per according to his risk profile, can actually enter and make money out of it. जी, तो अगर हम एक्सपोजर की ही बात करें, तो अगर इक्विटी की जैसे आपने बोला कि इक्विटी वाले जो एसआईएफ्स होंगे प्रकाश जी, तो जैसे सिंगल स्क्रिप्ट में या पहले जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें एक पर्टिकुलर परसेंटेज ही आप एक सिंगल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें भी कुछ कोई लिमिट्स दी जाएंगी क्या आप में से, या सिद्धार्थ जो भी इसको रिप्लाई करना चाहें? जी, मैं इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेबी ने इसमें जो अलाउ किया हुआ है, जैसे सिद्धार्थ जी ने बताया कि मेजरली 3 कैटेगरीज हैं, इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड। तो जो हमारी इक्विटी कैटेगरी है और ओवरऑल तीनों कैटेगरी को मिला करके 7 कैटेगरीज अभी अलाउड है, और ईच कैटेगरी में ईच फंड हाउस एक सिंगल प्रोडक्ट ही ला सकती है। जैसे कि आजकल म्यूचुअल फंड में भी ऐसा ही हो गया है कि एक कैटेगरी के एक एएमसी एक प्रोडक्ट ला सकती है। सिमिलरली यहाँ भी एक कैटेगरी का एक फंड हाउस एक ही प्रोडक्ट ला सकता है। तो मेजरली 7 प्रोडक्ट्स हैं। इक्विटी को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड, इक्विटी एक्स टॉप 100 एंड सेक्टर रोटेशन फंड। तो ये इक्विटी के 3 कैटेगरीज हैं, और इस 3 कैटेगरी में इक्विटी में 80% इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट का जो फंड है उसमें 80% इज द लिमिट इक्विटी। इसके अलावा उसमें शॉर्ट्स की भी लिमिट है, 25% से ज्यादा की शॉर्टिंग अलाउड नहीं है एज पर गाइडलाइंस, रेगुलेटरी गाइडलाइंस। तो ये बेसिकली एक लार्ज कैप ओरिएंटेड इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड जो है, ये लार्ज कैप ओरिएंटेड ज्यादा होगा। इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड, ये सेकंड कैटेगरी है इक्विटी में, जो कि इसमें 65% ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप की कैटेगरीज होंगी। इसमें टॉप जो 100 कंपनीज है उनको छोड़ करके ही इसमें एक्सपोजर लिया जाएगा, जिसमें कि 65% मिड एंड स्मॉल कैप की कैटेगरीज होंगी। सेक्टर रोटेशन फंड्स जो है उसमें भी लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशन ली जा सकती है, शॉर्टिंग भी की जा सकती है। मेजरली 4 सेक्टर्स लिए जाएंगे, वो 4 सेक्टर्स जो होंगे वो उसमें 80% का एक्सपोजर
होना तय है, उतना करना पड़ेगा। उस प्रकाश जी, एक चीज मैं मिस कर गई। आपने कहा कि जो टॉप 100 कंपनीज है उसमें शॉर्टिंग अलाउड नहीं है, क्या मैं वो मिस कर गई? ये मैं जो सेकंड कैटेगरी है जिसका नाम है इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड, हम्म। उसमें क्या है, उसमें जो एक्स टॉप 100 फंड्स यानी कि टॉप 100 फंड्स को छोड़ करके बाकी के कैटेगरी, नॉर्मली टॉप 100 फंड्स लार्ज कैप्स के होते हैं, तो मेजरली 65% ऑफ एक्सपोजर मिड एंड स्मॉल कैप की कैटेगरीज में होंगी। हम्म। शॉर्टिंग तो किसी में भी कर सकते हैं, बट शॉर्टिंग की जो लिमिट है 25% तक की लिमिट है। इवन तो सेक्टर फंड में भी शॉर्टिंग अलाउड है। सिद्धार्थ, जैसे नेकेड शॉर्ट पोजीशन हो तो वो 25% ऑफ एसेट्स के अलाउड है। आपको लगता है कि बाजार में इसका क्या असर होगा अगर म्यूचुअल फंड्स जैसे दिग्गज इतने सारे पैसे के साथ मार्केट में कुछ शॉर्टिंग करते हैं, चाहे वो कॉल शॉर्ट कर रहे हैं या फिर वो पुट शॉर्ट कर रहे हैं, तो मार्केट वॉलेटाइल होगा? आने वाले टाइम में जो हमने देखा है वो जेन स्ट्रीट टाइप के जो हमने लंबे लंबे कैंडल्स देखे हैं, 1 मिनट में एक लंबी कैंडल बन गई 500-600 पॉइंट्स की, उस टाइप की कोई चीजें हो सकती हैं क्या? वेल सुनिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा दैट किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी का एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है लीवरेज। द मोर डेवलप्ड एन इकोनॉमी इज द बेटर लीवरेज इट इज। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूएस मार्केट की बात करें, सो इट इज एन ओवरली लेवरेज मार्केट, वेदर इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, वेदर इन टर्म्स ऑफ इट्स डेरिवेटिव मार्केट्स एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। आज इंडियन मार्केट्स अगर आप देखें, जहां मार्केट कैप टू जीडीपी हैज बिकम मोर देन 100%, and you know that to what extent DIIs are today participating in the markets, तो ये एक मेच्योरिटी का साइन है जहां पे हम अपने मार्केट्स को लीवरेज कर रहे हैं और अपने एक प्रोफेशनल तरीके से लीवरेज कर रहे हैं थ्रू एन SIF रूट। जहां हम देखेंगे कि पॉइंट नंबर 1, एक इन्वेस्टर कंफर्टेबली थ्रू एक प्रोफेशनल की मदद से अपने पोर्टफोलियो में एक रिटर्न जनरेट कर सकता है through the strategies of long and short. Point number 1. Point number 2, he will have a risk appetite. In fact, he will have the option कि वो किसी भी कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकता है एज पर अकॉर्डिंग टू हिज रिस्क एपेटाइट। जहां तक वॉलेटिलिटीज की बात है, मुझे लगता है कि ये जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो मार्केट्स में काफी बढ़ जाएगा, बिकॉज एक नया उत्साह है, नया पार्टिसिपेशन है, नया एंथुजियाज्म है इन्वेस्टर्स के अंदर कि व्हाट इज एसआईएफ में भी हमें इन्वेस्ट करना है। ऑलरेडी उनका काफी म्यूचुअल फंड्स के अंदर लीवरेज हो चुका है। और ये मेरा ग्राउंड रूट रियलिटी से, क्योंकि मैं एक वेल्थ मैनेजर हूँ, मैं कनेक्टेड हूँ उतने सारे इन्वेस्टर्स के साथ, तो मैं देख पा रहा हूँ कि पीपल आर रियली इंटरेस्टेड इन पुटिंग देयर मनी इन एसआईएफ, जहां जो वो खुद अपनी कोर कॉम्पिटेंसी के कारण अपने डेरिवेटिव्स के ऑप्शंस प्ले नहीं कर पा रहे थे, वो आज एक प्रोफेशनल की मदद से आज वो डेरिवेटिव्स के ऑप्शंस प्ले कर पाएंगे। मार्केट्स लेवरेज होंगी और लेवरेज मार्केट एक डेवलप्ड मार्केट का एक साइन है। तो मुझे लगता है रादर देन वॉलेटिलिटीज, इट विल ब्रिंग मोर स्टेबिलिटी इन द मार्केट, जहां डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होगा और रिटेल पार्टिसिपेशन ही एक डेवलप्ड इकोनॉमी का कोर है। तो मुझे लगता है कि इन दैट केस डेफिनेटली आई एम वेरी एंथुसियास्टिक, आई एम वेरी मोटिवेटेड टू पुटिंग द मनी इनटू एसआईएफ्स एंड लेटिंग इट ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जी, लेकिन प्रकाश जी, अभी इंडसइंड बैंक का जो स्कैम हुआ था 2000 करोड़ रुपए का, वो भी डेरिवेटिव ट्रेडिंग को लेकर ही था। तो इस टाइप की जब हमारे पास पास्ट सामने था, तो क्या ये वजह थी कि सेबी ने एक तरह से एक नया प्रोडक्ट किया कि भाई जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा इस तरह से ना ख़त्म करें, बजाय इसके वो एक ऐसे फंड मैनेजर को पैसा दें? अगर आपको डेरिवेटिव ट्रेडिंग का फ़ायदा उठाना ही है, अगर आपको वो जो इंट्राडे का जो एक फ़न होता है कि आपने एक गैम्बलिंग टाइप का जो एक फ़न आ गया था बाज़ार में, जिस तरह से डीमैट अकाउंट्स खुल रहे थे लगातार, महीने के महीने रिकॉर्ड टूटते जा रहे थे, तो क्या ये जो लॉसेस हुए हैं पीछे, इनको मद्देनजर देखते हुए क्या आपको लगता है कि एफआईआईज में और एसआईएफ्स में एक बैटल रहेगी और बाकी लोग, हम जैसे दर्शक हैं, वो मूक दर्शक रहेंगे? जी देखिए मैम, आपने मतलब बहुत कुछ तो आपने अपने क्वेश्चन में ही बता दिया है कि ये जो डेरिवेटिव्स के पीछे जो भागने वाले लोग थे, उनको एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं मिल रहा था, उनको एक ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे इस तरह के की। तो कहीं ना कहीं रेगुलेटर ने ऐसा ऐसा प्रोडक्ट ला दिया है कि जिससे कि एक ना चाहते हुए भी आपको रिस्क भी लेना है, तो क्यों ना एक्सपर्ट के थ्रू लिया जाए। आप खुद से अगर कोई इन्वेस्टर कर रहे हैं तो लॉसेज हो रहे हैं,
सेबी के डेटा के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 93% लोग लॉसेस करते हैं फ्यूचर ऑप्शंस में, और हम्म 7% लोग ओवरऑल पैसा बनाते हैं। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के थ्रू ये रिस्क लिया जाएगा, तो ये किसी एक्सपर्ट के थ्रू मैनेज किया जाएगा, जिसमें आंख बंद करके इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाकर अपने पैसे लॉस करते थे उसके चांसेस रिड्यूस्ड होंगे। और जैसा कि एसआईएफ्स के अंदर में शॉर्ट्स की जो एक लिमिट दी गई है, वो लिमिट भी उसको बैलेंस करके चलेगी फंड्स को। ऐसा नहीं है कि 100% शॉर्ट कर लिया जिससे कि पूरा का पूरा फंड ही रिस्क पे चला गया, तो ऐसा भी नहीं है। रेगुलेटर ने बहुत सोच समझ करके इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया हुआ है। इसमें जिनको सेफ्टी चाहिए उनके लिए डेट प्रोडक्ट भी दिया है, इवन डेट में भी शॉर्टिंग का ऑप्शन दिया हुआ है एज पर इंटरेस्ट रेट के चेंजेस के अकॉर्डिंग। जो डेट में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसका भी ऑप्शन है। और सबसे अच्छा प्रोडक्ट तो उन्होंने निकाला है जो हाइब्रिड फंड में, जिसमें एसेट एलोकेटर लॉन्ग शॉर्ट फंड है। इसमें इवन कंप्लीटली 100% तक का एक्सपोजर लिया जा सकता है, इक्विटी में, डेट में, और डेरिवेटिव्स में, एंड रीट्स, इवन कमोडिटीज में भी रीट्स भी हम्म इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। तो प्रोडक्ट को इस तरह से बनाया गया है कि जिन लोगों को खुद से करने में रिस्क भी थी और करना भी चाह रहे थे, तो क्यों ना उसको एक रेगुलेटर के थ्रू प्रोडक्ट जो डिजाइन की गई है उसके थ्रू किया जाए, जो कि एक्सपर्ट के थ्रू मैनेज होगा, और रिस्क भी थोड़ी मिटिगेट होगी, और उसके अकॉर्डिंग आपका पैसा बनने का चांस भी बढ़ जाता है। जी, तो सिद्धार्थ, ये तो माना जाए कि एफडी को तो डिस्करेज कर रहे हैं और एक तरह से एसआईएफ जैसे प्रोडक्ट्स लाकर सरकार की सहमति है कि ठीक है, आपको पैसा बनाना है, अपने पैसे से बनाइए। और ये हम एक नया प्रोडक्ट भी यहाँ पर इस तरह का आ रहा है जो आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी का फ़ायदा भी देगा, और नीचे जाता है तो भी फ़ायदा होगा, ऊपर जाएगा मार्केट तो भी फ़ायदा होगा, इस टाइप का होगा। लेकिन फिर क्वांट जैसी कंपनियों पर अभी पीछे कुछ एक सवाल उठे थे, उनके ऊपर कुछ इंक्वायरी आ गई थी। क्वांट तो जबरदस्त प्रॉफिट दे रहा था अपने लोगों को। सोनिया, यस ऑफ कोर्स देयर वाज अ क्वेरी जहां क्वांट को एक इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजरना पड़ा था। डेफिनेटली, बट जैसे सोनिया आपको पता है कि ये जो मार्केट है एक ओवरली रेगुलेटेड मार्केट है। अगर आप थोड़ा भी आप फेरबदल करते हैं तो रेगुलेटर को पकड़ने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। जैसे मुझे याद है इस इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर क्वांट के अलावा और भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज थे जिनके नाम आए थे आज से 3 या 4 साल पहले, एंड दे वर हेविली पीनलाइज्ड फॉर द सेम। तो इन दैट केस एक रेगुलेटर का काम ही ये होता है कि अगर कोई भी माल प्रैक्टिस अगर हो रही है उसको प्रॉपरली उसको मॉनिटर करना, इन्विजिलेट करना, और अगर कोई माल प्रैक्टिस है तो उसको पब्लिक डोमेन में लेकर आना, सो दैट एक इन्वेस्टर काफी सचेत रहे एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एट ऑल एंड्स। तो जिस तरीके से सोनिया आप जैसे जेम्स स्ट्रीट की बात आई थी, जैसे आपने करी कि आई मीन दे वर यूजिंग एल्गो ट्रेडिंग्स फॉर द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड डेरिवेटिव्स, जिसके कारण मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल था। सेबी ने स्पाइक्स फाइनली, आते थे। यस, सो स्पाइक्स फाइनली आते सेबी थे, ने, हाँ। एग्जैक्टली, सो सेबी ने फाइनली उनको बोला कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, बट मेक श्योर दैट द लिक्विडिटी इज सफिशिएंट देयर इन द मार्केट। सो इन द हम्म सिमिलर मैनर कि एज अ पीरियड ऑफ टाइम ये देखेंगे कि जैसे जैसे मार्केट्स इवॉल्व हो रहे हैं वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ माल प्रैक्टिसेस आ रही हैं, एंड रेगुलेटर उतना ही आज प्रोएक्टिव तरीके से काम कर रहा है इन माल प्रैक्टिसेस को कर्टेल करने के लिए। सो यू डोंट बिलीव देयर विल नॉट बी एनी केस लाइक हर्षद मेहता और केतन पारेख, आई मीन विच हैज ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट। But yes, हम्म of course, there are different operators, different technologies, algos, insider trading, जो एक different एक market के sentiments को hurt करते हैं। But रेगुलेटर्स भी उतने ही होशियार और अलर्ट हो रहे हैं, सतर्क हो रहे हैं, जिसके कारण हम देखेंगे कि ये एक डेवलप्ड मार्केट्स की, जैसे सोनिया मैंने कहा, एक फीचर होता है जहां पे लिवरेज करना एक मार्केट को बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन रह जाता है इन्वेस्टर्स के लिए, रेगुलेटर्स के लिए, सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाए। और जैसे हम्म आपने कहा सोनिया कि एफडी एज अ प्रोडक्ट को एक्चुअली डिस्करेज सरकार नहीं, इन्वेस्टर्स खुद कर रहे हैं आज की डेट में, बिकॉज वो खुद देख रहे हैं दैट एफडी इज नॉट इवन एबल टू बीट इन्फ्लेशन। और फॉर एग्जांपल जब हम बिनाइंग इंटरेस्ट रेट में जहां पे रेट कट्स होने की बात कर रहे हैं आज हम, तो वहां एफडीज अगर आप देखेंगे तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, आज से 3-4 साल बाद, मुझे नहीं लगता एफडी के रेट्स 5% से के आसपास ही होवर कर रहे होंगे। इन दैट केस देयर इज अ negative I mean returns coming out from FDs. So why would हम्म an investor invest the money in FDs and letting their money go down? तो इन चीजों को कंसिडर करते हुए, एंड सबसे बड़ी चीज जो एक राइजिंग मिडिल क्लास, जो इंडिया की बैकबोन है, जो एक एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है, जो एफडीज के माध्यम से अपने गोल्स को अकम्प्लिश नहीं कर पा रहे हैं,
उनके पास जो एक ही ऑप्शन रह जाता है और वो है मार्केट्स में इन्वेस्ट करना। अब मार्केट्स में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मार्केट्स में माल प्रैक्टिसेस भी आएंगी, तो उनको रेगुलेट करना है, नए प्रोडक्ट्स लेकर आना, इन्वेस्टर्स के लिए पूरा बैंडविड्थ ओपन करना, और इन्वेस्टर्स को एक एपेटाइट, एक बुके देना कि वो म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईएफ्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पीएमएस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एआईएफ्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई मीन दैट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ अ डेवलप्ड मार्केट इज। एंड आई एम टेलिंग यू सोनिया, जिस तरीके से सेबी एज अ रेगुलेटर हैज कम अप इन द लास्ट 5 years, मुझे लगता हम्म। है कि इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस जो है वो इतना बढ़ चुका है कि इन्वेस्टर्स, दैट बैंकिंग सेक्टर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सेविंग इज एक्चुअली लूजिंग द चार्म। बल्कि जो नए सेबी चीफ आए हैं उनके आने के बाद से बहुत ज़बरदस्त तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक्चुअली ट्रेडर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं। प्रकाश जी, पेंशनर्स का क्या, वो पैसा लगाते हैं म्यूचुअल फंड्स में, अब क्या वो आपको लगता है कि इस टाइप के हाई रिस्क हाई रिटर्न टाइप के प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे, या फिर ये जेनजी टाइप के लोगों के लिए ही है जो कुछ नहीं देखते? देखिए मैम, पेंशनर्स के थोड़े से चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि पेंशनर्स हम्म। सेफ्टी चाहिए। उनको सेफ्टी चाहिए तो उनको डेट प्रोडक्ट ज्यादा सुटेबल है। हाईली सेफ्टी चाहिए तो थोड़ा सा वो रिस्क शॉर्ट पोजीशन भी लेना चाह रहे हैं, और लेकिन डेट में रहना चाहते हैं, तो उनके लिए डेट वाली जो एसआईएफ का प्रोडक्ट है वो थोड़ा बहुत सुटेबल है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए कि डेट प्रोडक्ट ही है सेफ्टी के लिए, तो जब सेफ्टी देखनी है तो 100% डेट में जाए, वो ज्यादा बेटर है। ये पेंशनर्स के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। हाँ, फ्यूचर में पेंशन और रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं उनके लिए बेटर होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स अपने आप में ही उनको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस दे देता है कि उनको रिस्क नहीं लेने की जरूरत है, और उसके बाद भी यहाँ पे वहाँ पैसा बन जाता है। एक तो हम्म। मैं बात बताना चाहूंगा दोनों के कंपैरिजन में, एसआईएफ और एमएफ के कंपैरिजन में। एक तो एसआईएफ में अपॉर्चुनिटी इस तरह से दी गई है कि जो रेगुलेटर ने इनके एक्सपेंस रेशियोज को भी म्यूचुअल फंड्स के बराबर ही रखा है। ऐसा नहीं कि अच्छा। इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा दी गई है, इसमें इनको ज्यादा पे करना पड़ेगा। इवन टैक्सेशन भी ऑलमोस्ट सेम है, म्यूचुअल फंड्स के अकॉर्डिंग टैक्सेशन भी सेम है। तो हम्म। अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो कोई एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसमें आपको नहीं देना पड़ेगा, और थोड़ा रिस्क लेकर के और रिवार्ड भी हम ज्यादा इसमें ले सकते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड्स में जो जिनका एक ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट का लिमिट ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, तो अपना एक पोर्शन एसआईएफ के में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को एक अलग फ्लेवर दे सकते हैं, जिससे कि रिटर्न्स भी और अच्छे बढ़ने के चांस होंगे, और अच्छे फंड हाउस होंगे, तो मार्केट गिरते हुए में भी उनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा हेज हो सकता है। तो कॉस्ट क्या रहेगी और टैक्स कैसा होगा, वो आपने रिप्लाई कर दिया। सिद्धार्थ, जो एसबीआई के ऑफिशियल्स हैं वो टारगेट कर रहे हैं कि जो उनका नया एनएफओ आएगा ये एसआईएफ का, 20,000 से 30,000 उनको लग रहा है इन्वेस्टर्स आ जाएंगे। तो इतने नंबर्स तो वो उम्मीद कर ही रहे हैं, और जिस तरह से हम आईपीओज में देखते हैं कि मतलब इतने इम्पोर्टेंट आईपीओज भी नहीं होते हैं लेकिन फिर भी ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। तो अगर हम ये एसआईएफ्स की बात करें तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, अच्छा रिस्पांस आगे भी मिलेगा, और आगे क्या ये अगर हम एमएफ और एआईएफ्स और पीएमएस इन सबको देखें तो कुछ अच्छा शेयर ले लेगा ये वहां से? वेल सोनिया, आई एम टेलिंग यू, मुझे जो एक इन्वेस्टर के अंदर जो एक उत्साह और एक एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है थ्रू एसआईएफ्स, ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगता है दैट दिस इज गोइंग टू बी अ बम्पर प्रोडक्ट इन टाइम्स टू कम। एंड जनरली जो एक इन्वेस्टर, बिकॉज अपने कॉर्पोरेट लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में पोजीशंस नहीं ले सकते, डेरिवेटिव ट्रेडिंग में उनको प्रॉब्लम होती है, एक्सपर्टीज की कमी है, वो आज रेगुलेटर ने अपने इस एसआईएफ प्रोडक्ट के थ्रू एक प्रोफेशनल की मदद से वो एक नॉर्मल लेमैन के लिए काफी इजी कर लिया है। तो नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ adding another product, but also from diversification point of view, I can see that आज की डेट में इन्वेस्टर्स काफी एक्साइटेड है, और जो सेबी के, जो एसबीआई के जो एक टारगेट्स आए, मुझे लगता है वो एक इजिली अचीवेबल है। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड के जो काउंट आ रहा है, एसआईपी काउंट जो फिगर्स आ रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी इतना एग्जॉर्बिटेंट रेट से आज उनकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडियन मार्केट्स ने इतना अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दी है एक साल के अंदर अंदर। देन ऑल्सो यू कैन सी दैट किस तरीके से इन्फ्लोज आ रहे हैं। तो इससे क्लियर कट पता चल रहा है कि एक फाइनेंशियल लिटरेसी, एक फाइनेंशियल ओरिएंटेशन, एक अवेयरनेस ऑफ द इन्वेस्टर्स
और सेबी जिस तरीके से लगी पड़ी है आज की डेट में अवेयरनेस कैंपिंग्स के थ्रू, मुझे लगता है दैट आज की डेट में, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशल मीडिया एंड वेल्थ मैनेजर्स का जो एक कंट्रीब्यूशन आज की डेट में एक फाइनेंशियल पेनिट्रेशन को लेकर है, वो बहुत ज्यादा है। एंड थ्रू दैट आई कैन रियली एक्सपेक्ट कि जो एसबीआई या फिर एडलवाइज या मिराई या कोटक अपने जो भी एसआईएफ्स लेकर आ रहे हैं इन टाइम्स टू कम, that will be a bumper return, that will give a bumper returns। इनकी penetration बहुत strong होगी। returns के point of view से they will be much more safe instruments, because गिरते हुए market में भी protections दे रहे हैं, and at the same time investors definitely इसकी तरफ काफी एक प्रोत्साहन दिखाएंगे, जहां एक returns के साथ साथ diversification, stability भी, and at the same time वो अपना पैसा फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे एफडीज है वहां से निकालकर इन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, बस आखिर के एक दो सवाल बचे हैं, वो क्विकली हम कर लेते हैं कवर। एक चीज़ मैं पढ़ रही थी कि जो एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स हैं उनकी थोड़ी उन्होंने लिमिट कम कर दी है, 1 लाख कर दी है 10 लाख की बजाय। तो वो कौन से इन्वेस्टर्स हैं? वो कोई अलग तरह का कोई एग्जाम देना पड़ेगा एक्रेडिशन के लिए, क्या है वो? Well, I can say one thing that in order to be compliant with SIF's distribution, आपको एक NISM 13 का एक एग्जाम देना पड़ता है, ओह, जिससे आपको एक लाइसेंस मिलेगा। उसके अंदर 3 सबसेक्शंस है, एक करेंसी को लेकर है जिसको हम फॉरेक्स भी बोलते हैं, एक बुलियंस को लेकर है। तो मतलब आई मीन व्हाई दिस इज डन सो दैट जो भी एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर इस प्रोडक्ट को अगर अपने इन्वेस्टर को दे रहा है, सो ही शुड बी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि वो क्या प्रोडक्ट है, उसकी जानकारी क्या है। अगर ये जानकारी प्रॉपर तरीके से हो रही है एडवाइजर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, तो वो अपने इन्वेस्टर को टिल द कहते हैं उसको फ्रॉम पिलर टू पोस्ट वो जानकारी दे पाएगा, उसको रेजिलिएंट तरीके से बना पाएगा। एंड दैट इज द नीड ऑफ एन आवर एज वेल। ये एक डेटरेंट है एक उन एडवाइजर्स के लिए या उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जो काफी व्हाट आई शुड से जो काफी कंप्लायंट नहीं होते हैं या जो काफी सेंसिटिव नहीं होते हैं मार्केट्स को लेकर। अगर ये प्रोडक्ट्स और ये अगर ये प्रोडक्ट्स एग्जामिनेशन के थ्रू अगर आप बेचेंगे या फिर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, in that case it will act as a very strong I mean benchmark for the advisors to have complete knowledge about this product and then only to go ahead with selling all these products। तो प्रकाश जी, जैसे कई बार हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड्स में जो फंड मैनेजर होते हैं वो अच्छा रिटर्न नहीं दे पाते हैं, लेकिन अब जैसे ये SIF है वैसे ही इतना हाई रिस्क वाला एक प्रोडक्ट है, यहाँ पर जो नामी गिरामी कंपनियां हैं, जिनके नामी गिरामी बैंक्स हैं जो अपने म्यूचुअल फंड्स लेकर आते हैं, SIF लेके आते हैं, उन पे तो आप विश्वास कर सकते हैं, लेकिन जो नए कंपनीज हैं उनके लिए कोई थ्रेशोल्ड रखी है क्या कि जो फंड मैनेजर है कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो, कम से कम 10,000 करोड़ या 5,000 करोड़ का उसने AUM किया हुआ हो, तभी इसमें आप एक नया फंड खोल सकते हैं? देखिए मैम, बड़े फंड हाउस जो नामी गिरामी फंड हाउस हैं, एक तो उनकी ब्रांड वैल्यू है, वो तो इस प्रोडक्ट को ला ही रहे हैं। इवन छोटे फंड हाउसेज भी अलाउड हैं, और इसके लिए वो फंड हाउस भी खुद भी ये सोचेंगे कि इतने बड़े प्रोडक्ट को लाने के लिए मुझे भी, यानी कि फंड हाउस को भी कुछ ना कुछ ऐसा वर्कआउट करना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग वो उनको मार्केट से पैसा उठा सके, क्योंकि बड़े फंड हाउस के पास एक ब्रांड है, ब्रांड वैल्यू है, के वजह से जैसे SBI जैसे फंड हाउस हैं, HDFC जैसे फंड हाउस हैं, मिराई जैसे फंड हाउस हैं, ये काफी मजे हुए फंड हाउस बहुत पहले से चले आ रहे हैं, तो इनकी एक ब्रांड वैल्यू बन गई है। तो ब्रांड वैल्यू के साथ इनके पास एसेट भी बहुत ज्यादा है, AUM भी बहुत ज्यादा मैनेज करते हैं, तो इनको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये अपने लॉन्चेज इनिशियल स्टेजेस में कर रहे हैं और होंगे भी, लेकिन जो छोटे कंपनी छोटे फंड हाउसेज हैं वो थोड़ा अभी वेट एंड वॉच में और सोच समझ करके लाएंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग फंड आ जाए और वो मैनेज ना कर पाए, क्योंकि लिक्विडिटी की इशू आ जाएगी जब फंड में के अंदर में AUM साइज ही बहुत छोटा होगा, तो शॉर्टिंग एंड लॉन्ग शॉर्ट का वो थोड़ा सा माइट भी वो इशू आ सकता है। तो क्योंकि उसमें साइज ही जब छोटा होगा तो शॉर्ट में भी उसका परसेंटेज बड़ा अमाउंट कहलाएगा, जो कि रिस्क को ज्यादा बढ़ा देगा उसमें। बिल्कुल। चलिए, आखिरी सवाल सिद्धार्थ मैं आपसे पूछूंगी कि
ठीक है, ये सेबी ने अप्रूव कर दिया था, नया प्रोडक्ट प्लान हो गया था, आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर या लास्ट क्वार्टर में हो गया था इस साल के, और लास्ट क्वार्टर पिछले साल के। लेकिन अभी जैसे क्वांट लेकर आया या मिराई लेके आया, तो उनके किस तरह के रिटर्न्स कुछ सामने आए हैं, कुछ आइडिया हुआ है कि किस तरह का रहेगा? वेल सोनिया, इट इज टू अर्ली टू से। अभी एज सच रिटर्न्स को लेकर अभी कोई कैलिब्रेशंस नहीं आई है, अभी कोई फैक्ट शीट्स एज सच कुछ आई नहीं है। दिस जी। प्रोडक्ट इज स्टिल इन मेकिंग एंड लॉट ऑफ एएमसीज जो है वो लेकर आ रही हैं अभी। तो रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते, बट यस ऑफ कोर्स जो इनकी एक मैनेजमेंट है, मैं उसको लेकर जरूर एक बात कर सकता हूँ, बिकॉज मैं इन मैनेजमेंट से रेगुलरली इंटरेक्शन में मैं इंटरेक्ट करता हूँ कि अल्टीमेटली जो म्यूचुअल फंड्स की जो एक्सपर्टीज एंड कोर कॉम्पिटेंसी एंड डोमेन नॉलेज के जो फंड मैनेजर्स जो है, एसआईएफ्स में भी वही फंड मैनेजर्स एंड डोमेन कॉम्पिटेंसी के मैनेजर्स होंगे, उनके वही टीम होगी। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट, जो आप म्यूचुअल फंड्स में ऑन एन एवरेज जो रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं या करते हैं, तो आप एसआईएफ्स में भी आप वैसे ही रिटर्न्स एक्सपेक्ट करेंगे। आप निराशा आपको हाथ नहीं आएगी, मैं आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, because fund managers will be same across both the asset classes. Or last but not the least, जो सेबी एज अ रेगुलेटर जो एक इन्वेस्टर फ्रेंडलीनेस जो लेकर आ रहे हैं, either in terms of technology or in terms of awareness or in terms of structured products or in terms of regulations, मैं इससे पूरा सहमत हूं और कॉन्फिडेंट हूं कि यस, ये एसआईएफ विल बी अ बिग गेम चेंजर फॉर द इंडियन मार्केट्स, जहां आप देखेंगे कि लाखों करोड़ों रुपए जो जिस तरीके से म्यूचुअल फंड्स के अंदर फ्लो हो रहे हैं आज, वैसे ही एसआईएफ्स के अंदर भी फ्लो होंगे। एंड द इंडियन मार्केट्स विल बी from the market cap perspective will be one amongst the top 2 or top 3 market caps in the world. तो लग रहा है कि SIFs कैन टेक द मार्केट बाय अ स्टॉर्म। थैंक यू सो मच आप दोनों का, और बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, और ये एक प्रोडक्ट बहुत लग रहा है कि दिलचस्प होगा, देखना पड़ेगा कि किस तरह का इसका रिटर्न मिलता है। और आई एम श्योर काफ़ी एक्साइटमेंट जिस तरह से आप बता रहे हैं सिद्धार्थ और प्रकाश जी की इन्वेस्टर्स में है। प्रीटी मच अब वॉच करने वाली चीज़ है कि देखते हैं कि किस तरह का इसका रिजल्ट आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। Thank you so much, Sonia. थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।